तो की के बारे में हम लोग क्या बताना शुरू किए कि अभी तक जितनी बात बताए ना, ये अभी भी तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा की क्या है। तो की को हम लोग समझते हैं, और देखो हम 2 मिनट में तुमको की बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। हम तुमसे पूछते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जो हवा में उड़ रहा है, ठीक। हम जैसे ही बोले तुम्हारा ध्यान बहुत से चीज़ों पे चला गया, बर्ड्स हो सकता है, और बर्ड्स में भी तरह तरह के बर्ड्स हो सकते हैं। और हम दूसरी बात जैसे ही बोले कि ये जो हवा में उड़ रहा था इसके 2 एक्सटर्नल ईयर भी हैं। क्या कहे, जरा ध्यान से सुनना। हम के एक ऑर्गेनिज्म है जो हवा में उड़ रहा है और इसके 2 एक्सटर्नल ईयर भी हैं। इतनी बात कहते ही तुमको समझ में आ गया होगा ये बैट के बारे में कह रहे हैं। बैट एक मैमल है ना। तो मैमल का कैरेक्टर बताए थे एक्सटर्नल ईयर का मिलना, और बैट ही एकमात्र मैमल है जो हवा में उड़ता है। तो ये देखते ही हम समझ गए, मतलब ये 2 कैरेक्टर, ये दोनों मैमल का की हो गया। तो नॉर्मली जब हम की बात करते हैं तो 2 स्टेटमेंट आते हैं, उनमें से एक होता है और एक नहीं होता है। एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। ये एक कैरेक्टर जब खत्म हो जाता है फिर दूसरा ऐसे ही 2 कैरेक्टर आता, उनमें भी हम एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर तीसरा ऐसा ही 2 कैरेक्टर आता, तो हर बार 2-2 कैरेक्टर आते हैं जिनमें एक को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इस तरह से धीरे धीरे हम फाइनली उस ऑर्गेनिज्म या फाइलम या किंगडम या फैमिली या ऑर्डर जिसका भी की बना हुआ था वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे 1-2 केसेस हम यहाँ पे लेके चले हैं और तुमको ये बहुत इजीली समझ में आएगा कि की क्या है। मेरा पूरा पर्पस है कि आप पहले क्लासेस को समझिए। हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल रटेंगे नहीं, और बुक से की थोड़ा कंफर्टेबली समझ में नहीं आता है। जो किताब में जिस लैंग्वेज में लिखा रहता है, जिस तरह से लिखा रहता है, ये कंफर्टेबल नहीं लगता है समझने में। लेकिन अब हम लोग देख तो यहाँ जो वर्कआउट कर रहे हैं ना, ये आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे हम एक लिखे, द एनिमल इज टेरेस्ट्रियल, एक ऑर्गेनिज्म तुमको आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा इसी का स्टेटमेंट है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट है द एनिमल इज एरियल। ये दोनों में कोई एक ही बात हो सकती है नहीं, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिख दिए द एनिमल इज एरियल। आइदर और, या तो ये होगा या ये होगा, किसी एक को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो मान लो हम लोग एक को एक्सेप्ट करते हैं, हमको एक ऑर्गेनिज्म दिखा जो मिट्टी में था, लैंड एरिया में था, तो वो टेरेस्ट्रियल हो गया। तो हम मान लो इसको एक्सेप्ट कर लिए। चलो अब आ जाओ, द एनिमल ले ऑफ स्प्रिंग, द एनिमल ले ऑफ स्प्रिंग, और दूसरा इसी का स्टेटमेंट है द एनिमल ले एग। मतलब ये जो एनिमल मिला ये बच्चे को जन्म दे रहा है या अंडे को जन्म दे रहा है। दोनों में एक ही बात होगी, या तो ये बच्चा जन्म देगा या फिर ये अंडे को ले करेगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों में, मान लो ये बच्चे को जन्म दे रहा है तो ऑफ स्प्रिंग हो गया। अब तीसरा केस मिला, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। इसको कान एक्सटर्नल ईयर पिनना है या नहीं है। अगर है तो ये कंफर्म हो गए हम लोग, ये मैमल ग्रुप का कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है। नहीं, हम लोग कहां पहुंच गए कि ये मैमल है। मतलब क्या हुआ, 2-2 कैरेक्टर का ग्रुप मिलता है, और धीरे 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 करके हम लोग देखें एनिमल इज टेरेस्ट्रियल, मतलब किंगडम एनिमलिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 2-2 के इस ग्रुप को हम लोग नाम दिए। इस 2 को कहा गया कपलेट। ये शब्द बना है कपल से, वाइफ और हस्बैंड बोलते हैं ना, ये कपल है। तो कपल का मतलब क्या हुआ, जोड़े में, जो भी चीज जोड़े में होता है इसको कपल कहते हैं। यहां भी जब 2 कैरेक्टर एक साथ दिखता है इसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं कपलेट। तो क्वेश्चन आता है तुम्हारे नीट के एग्जाम में, द 2 सेंटेंस आर टुगेदर कॉल्ड एज कपलेट। अब तुम्हारे मन में आएगा तो एक को क्या बोलेंगे, इनमें से कोई एक ही ना लीड करेगा, आगे बढ़ेगा, एक को रिजेक्ट कर देंगे। तो ईच वन इज कॉल्ड लीड। ये भी लीड है, ये भी लीड है। किसी किसी एनिमल के लिए ये लीड हो जाएगा, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ये लीड हो जाएगा। तो दूसरा जो लाइन होता है, 2 लाइन के समूह को क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, 2 लाइन के समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं, कपलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम लोग अंडरलाइन किए हैं
देयर आर टू कंट्रास्टिंग, और खास बात क्या, देखो दोनों जो कैरेक्टर दिखा रहे थे ना, ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बारे में एक बार आपको बताए हैं, नहीं अभी नहीं बताए, ये 12th वाले बच्चों को बताए हैं। जब हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे तो कह रहे थे अमिताभ बच्चन 6 फीट का और उनकी वाइफ जया बच्चन कंपैरेटिवली बहुत छोटी। तो हम लोग इनको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैसे, जैसे हम एक अभी आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखा देते हैं, आपकी भी समझ में आ जाएगा। ये अमिताभ बच्चन हैं, ये अमिताभ बच्चन हैं 6 फीट लंबे, 6 फीट से भी थोड़ा ऊपर, और ये उनकी वाइफ जया बच्चन है। तो ये बहुत छोटी नाटी हम लोग कह सकते हैं, और इनके पीछे इनको प्लेस कर दिए। मतलब क्या हुआ, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया ना, एक का लंबा होना दूसरे का बहुत छोटा होना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम लोग कैटरीना की शादी किसी निग्रो से करा दें, कैटरीना बहुत गोरी है और निग्रो लोग कैसे होते हैं पता ही है, उल्टा तवा भी फेल हमारे सामने इतना काला होता है, और दोनों अब बाजार में घूमने निकल जाएं एकदम बाहों में हाथ डाल के, दोनों वाइफ हस्बैंड, कौन कौन, कैटरीना और उसका हस्बैंड जो निग्रो है, दोनों बाहर निकल गया। ये देखो ये हमारी पिक्चर है ना, ये हिट हो या फ्लॉप हो ये अलग बात है, लेकिन जरा सोचना है तुमको कि कैटरीना के साथ एक निग्रो उसका हस्बैंड घूम रहा है, तुम और हम देख के क्या बोलेंगे, वाह क्या कंट्रास्टिंग जोड़ी है। तो कंट्रास्टिंग का मतलब क्या, बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे जो दोनों चीजें होंगी इनको कंट्रास्टिंग बोलेंगे। जैसे इस समय ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग जान गए। तो यहां भी ये जो दो कैरेक्टर होते हैं जिनको कपलेट कहते हैं, ये कंट्रास्टिंग इन नेचर होते हैं, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। द एनिमल ले ऑफ स्प्रिंग और एनिमल ले एग, देखो ये दोनों भी अंडे देना या बच्चे देना, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। कान का होना या नहीं होना बिल्कुल विपरीत है। तो ये ऑपोजिट कैरेक्टर के ग्रुप को कपलेट कहते हैं। इनमें से एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही एप्लीकेबल होता है, उस लाइन को किसी के लिए ये होगा तो किसी के लिए ये होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए ये होगा तो किसी और के लिए ये होगा। तो ये इस लाइन को, एक एक लाइन को अलग अलग लीड कहते हैं। यही लीड कर रहा है, यही सेंटेंस आगे अपने को बढ़ा रहा है, तो इसको लीड कहते हैं। और फर्स्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ईच कपलेट, अब देखो इसमें से मान लो ये आया, इसमें से ये आया, इसमें से ये आया, इनको प्राइमरी की एलिमेंट्स कह सकते हैं, प्राइमरी की कैरेक्टर कह सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में से रहता है उनको प्राइमरी की कैरेक्टर कहते हैं। द कैरेक्टर्स दैट फॉलो द लीड्स, है ना। अब इसको जो फॉलो करता है, इसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है, इन सबको सेकेंडरी, हम लोग क्या नाम देंगे, सेकेंडरी की कैरेक्टर। तो की के कैरेक्टर जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें क्या होगा, एक एनिमल को देखे टेरेस्टेरियल है या एरियल है, यहीं पे डिसाइड कर लिए हम लोग, आधा ऑर्गेनिज्म इसी में हट गया, तो या तो वो टेरेस्टेरियल होगा या एरियल होगा। तो ऐसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को प्राइमरी की कैरेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद जो फॉलो अप कर रहे हैं उनको सेकेंडरी की कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये की क्या था समझ में आ गया। अब हम इसको पढ़ते हैं और देखो, की आर मेन फंक्शन ऑफ की इज फॉर फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर। एक ऑर्गेनिज्म, जैसे यहां पे हम लोग बोले ये मैमल है, तो मैमल को दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिए। यहां पे एक केस हम लोग देखे, बैट है, जैसे बोले द एनिमल इज एरियल, एक एनिमल हवा में है और टेरेस्टेरियल, तो देखिए हवा में है। एक हमको पहली बार एक हमको दिखा, चमगादड़ उड़ता हुआ दिखा, हम पहले कभी नहीं देखे थे, जानते भी नहीं थे इसको बैट बोलते हैं। अब हम लोग देखना शुरू किए, देखिए एरियल है तो इसको टिक किए। दूसरा क्या देखे, द एनिमल ले ऑफ स्प्रिंग और ले एग। अब जब चमगादड़ देखे वो अंडा नहीं बल्कि बच्चे दे रही थी, तो देखिए अरे ये तो ऑफ स्प्रिंग दे रही है। और तीसरा देखिए, अरे इसके तो कान है, एक्सटर्नल ईयर है, समझ गए एक ही मैमल है जो हवा में उड़ता है, वो बैट है। तो बैट को डिस्टिंग्विश कर लिए। तो क्या हुआ, दो एक एक पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, इन पेयर को कपल शब्द से बनाए कपलेट, और इनमें एक एक लाइन को नाम दे दिए लीड। एक एक लाइन का नाम क्या रखे, लीड। तो कपलेट
दोनों एक एक लीड, सबसे इंपॉर्टेंट कपलेट का लीड जो था उसको बोले प्राइमरी की कैरेक्टर, फॉलोड जो किया उसको कह दिए सेकेंडरी की कैरेक्टर, और फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये जो हम लोग सिस्टम बनाए ना, इस सिस्टम के दो तरह के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग बनाए इसको दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले इतने सारे लाइंस को हम लोग समझते हैं। तो की जान गए, 10 की आर आर्टिफिशियल एनालिटिक, है ना, एनालिसिस करने के लिए बनाए गए थे। एनालिटिकल ये डिवाइस, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट का क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज व्हाट एनालिटिकल डिवाइसेस, एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस किया गया है और बनाया गया है। यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग, हम आइडेंटिफाई कर लिए, जो पहली बार भी बैट को देखा उसके पास अगर की था तो उस की के हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर लिया किसको, तो बैट को। तो एक्सेप्टेबल होता है, अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए की बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया, समझ में आ गया, अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए की का फॉर्मेशन किया गया। मोस्ट एक्सेप्टेबल की इज डाइकोटोमस की, डाई मतलब दो, कॉटोमस मतलब ब्रांचिंग। हमेशा देखो दो आया, फिर इससे दो ब्रांच निकली, फिर इससे दो ब्रांचिंग निकली, तो इसको कहते हैं, देखो ऐसे बना दिए डाइकोटोमस ब्रांचिंग। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, फिर बोलेंगे ऐसे और ऐसे, फिर दो, तो ऐसे कोई ब्रांचिंग का नाम रखते हैं डाइकोटोमस। तो यहाँ भी पहले दो कैरेक्टर, फिर उससे दो दो कैरेक्टर, फिर उससे भी दो दो कैरेक्टर, तो डाइकोटोमस ये शो करता है। तो ये एक कपलेट हम लोग जान गए। तो द एक्सेप्टेबल की इज डाइकोटोमस की इफ प्रोवाइड टू कंट्रास्टिंग चॉइस, ये हमेशा दो कंट्रास्टिंग चॉइस देता है एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप में, यहां भी दो कंट्रास्टिंग, यहां भी दो कंट्रास्टिंग, यहां भी दो कंट्रास्टिंग, हर स्टेप पे ये दो दो कंट्रास्टिंग चॉइस दे रहा था। द फर्स्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ईच कपलेट आर यूजुअली द बेस्ट, जो सबसे पहला था ये सबसे पहला बेस्ट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम मैक्सिमम चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये बेस्ट था। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड आर प्राइमरी की कैरेक्टर, और इनको प्राइमरी की कैरेक्टर कहते हैं। इसके बाद जो फॉलो अप करते हैं, द कैरेक्टर्स दैट फॉलो द लीड आर सेकेंडरी की कैरेक्टर, इसके बाद वाले सभी को सेकेंडरी की कैरेक्टर का नाम दे देते हैं। Thus, by drawing a series of contrasting, we are able to narrow down the specimen. अब इसके बाद यहाँ पहुँचे, इसके बाद यहाँ पहुँचे, धीरे 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 हम लोग टारगेट पे पहुँच रहे हैं, स्पेसिमेन पे पहुँच रहे हैं, स्पीसीज पे पहुँच रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहुँच गए बैट पे, तो हम लोग नैरो डाउन कर रहे थे, वो जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका था उसके तरफ बढ़ रहे थे। तो ये नैरोइंग कर रहे थे प्रोसेस को। तो ये जान के 10 बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ कंट्रास्टिंग, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, आर एबल टू नैरो डाउन। अब हम लोग कहाँ पहुंचे, नैरो डाउन पहुंच गए। द डाइकोटोमस की मे बी इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। इंडेंटेड में क्या होता है और ब्रैकेटेड में क्या होता है, ये दोनों समझेंगे। और इंडेंटेड का एक और नाम है यॉक्ड। देखो यहां पे क्या लिखे हैं, सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर, द यूजर हैज टू मेक करेक्ट चॉइस ऑफ स्टेटमेंट। इंडेंटेड, ये अगर हम लोग की मिला तो वहां पे दो चॉइस से ज्यादा चॉइस मिलेंगे। 5-6 चॉइस लगातार दे दिए गए और उनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वाला होगा। जैसे हम लोग बोले एक चॉइस ऐसा मिला कि देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना था। जरा ध्यान से समझना, इंडेंटेड कैसा होगा। कई ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन मिला, द ऑर्गेनिज्म इज एरियल इन नेचर बट हैविंग एक्सटर्नल ईयर। वो ऑर्गेनिज्म एयर में, हवा में मूव कर रहा था और उसके एक्सटर्नल ईयर थे। ये एक लाइन ही पहचान में कई ऑप्शन थे, 4-5-6 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन ये अकेला बैट को पहचानने में हेल्प कर देगा। ऑर्गेनिज्म इज फ्लाइंग इन द स्काई बट हैविंग एक्सटर्नल ईयर इज व्हाट, बैट। इसी में एक ही लाइन में सब लिखा हुआ था, एंड इट गिव्स यंग वंस, और ये बच्चे को जन्म दे रहा था। ये देखते ही समझ गए ये बैट होगा। तो अगर इस तरह का की हो जहां पे दो नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लाइंस या ये दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हों, 1 2 3 4 5 6, और इनमें से पहले को चूज करना, दूसरे को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि इनमें से कोई ना कोई एक
आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह के की को इंडेंटेड या यॉक्ड की कहते हैं। ये तुम्हारा एक मेडिकल का नीट का अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है। इफ देर आर मेनी ऑप्शन और इवन इफ टू ऑप्शन डायरेक्टली और मोर ऑप्शन एंड वन ऑप्शन इज योर डायरेक्ट आंसर, इसमें एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंडेंटेड कंडीशन और इंडेंटेड और यॉक्ड क्या बोल देंगे की। दूसरा होता ब्रैकेटेड की। ये जो हम लोग अभी पढ़े, दो कपल, दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट, फिर इनमें से एक इज एक्सेप्टेड अनदर इज रिजेक्टेड, वंस अगेन देयर आर टू कैरेक्टर, टू स्टेटमेंट, बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज कपलेट एंड इंडिविजुअल इज नोन एज क्या बोलेंगे लीड। वंस अगेन आउट ऑफ दीज टू वन इज एक्सेप्टेड अनदर इज रिजेक्टेड। फिर तीसरा केस मिला, तीसरा स्टेटमेंट मिला, कभी कभी चौथा भी मिलेगा और पांचवा भी मिलेगा। वी विल हैव सो मेनी ऑप्शन बट एट ऑल द टाइम वी विल हैव टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हर बार दो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का ग्रुप मिलेगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रैकेटेड की। तो की दो तरह के हो गए, एक इंडेंटेड की और दूसरा ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड की में 2 3 4 5 2 3 4 5 6 ऑप्शंस आर देयर एंड वन ऑप्शन इज द करेक्ट और हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। एक कैरेक्टर के बाद आप तुरंत आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह के की को इंडेंटेड कह दिए। लेकिन ये जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, इसके हेल्प से, इससे जो हम लोग मदद मिली वो हम लोगों का था कौन सा, ब्रैकेटेड। तो हम लोग कहते हैं ब्रैकेटेड की इज मोर कॉमन। ये जो हम लोग की पढ़ते हैं ना, इसमें ब्रैकेटेड की ही ज्यादा कॉमन होता है। तो यहां पे हम लोग इंडेंटेड की के बारे में बताएं और यहां पे ब्रैकेटेड की के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग फिर एग्जाम्पल लेके चले, दोनों एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं की के बाद। की सबको क्लियर हो गया होगा, दो तरह के की हो गए, की के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग यहां पे एक और एग्जाम्पल लिखे, सी पिन्ना एब्सेंट और प्रेजेंट, फ्लाइज, ये दो हमको आंसर मिला। बैट डज नॉट फ्लाई, तो अगर पिन्ना है और फ्लाई नहीं कर रहा है, टेरेस्ट्रियल है, तो कैट या डॉग कुछ भी हो सकता था। मतलब इसका और ऑप्शन मिलेगा तो हम लोग वहां पहुंचेंगे। एक और एग्जाम्पल लेके चले। अब हमारे पास छोटे छोटे, ये टॉपिक ऑलमोस्ट एंड पे है, तो हम लोग छोटे छोटे चीजों को देखेंगे। जैसे तुम्हारे देखना एनसीईआरटी में लास्ट अब होगा फ्लोरा, मैनुअल्स, कैटलॉग्स एंड मोनोग्राफ। इसके बारे में समझना है। सबसे पहले तो ये जान लो, ये सारी की सारी चीजें बुक्स हैं। फ्लोरा बुक्स है, मैनुअल बुक्स है ना, और कैटलॉग भी बुक्स है। ये सब किताबें हैं, तीनों चारों सबकी सब किताबें हैं। तो पहली बात कॉमन मिल गई, दे ऑल आर बुक्स। अब आ जाओ फ्लोरा के बारे में बताना शुरू करते हैं। फ्लोरा जो किताब है, इसमें किसी खास जगह के प्लांट को डिस्क्राइब किया गया है ना, डिस्क्राइब किया गया है। मतलब जैसे एक पोटैटो का प्लांट मिला तो बताया गया दिस इज द पोटैटो प्लांट, इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी, इट कंटेन कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, नंबर ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला आर 5, द फ्लावर इज पेंटामेरस। मतलब इसका डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। जो मेरे मॉर्फोलॉजी वाली क्लास होगी उसमें तुम्हें पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हम फ्लावर ला के आपको दिखाए होंगे, जितने भी फैमिली पढ़ने थे सबके फ्लावर और कैरेक्टर को आपको दिखा चुका हूं। तो जब आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे पूरे क्लास में, तो ये आपको एक एक करके सारे फैमिली का क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टर मैं आपको दिखाया हूं। तो वहां पे क्या हुआ, तो किसी एक एरिया में, तो एक हमारे बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हमारे यहाँ के थे, जे.के. माहेश्वरी, है ना। माहेश्वरी सर ने दिल्ली के फ्लोरा पे काम किया था और एक किताब लिखी, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। इस बुक्स में इन्होंने दिल्ली में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन और उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो फ्लोरा मालूम हो गया। फ्लोरा आर बुक्स विच डिस्क्राइब्स प्लांट्स ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया। दूसरा है कैटलॉग। कैटलॉग क्या है, कैटलॉग भी किताब है, लेकिन कैटलॉग में उस एरिया के किताबों के बारे, उस एरिया के प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन तो है बट अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। ए से
जितने प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, बी से जितने प्लांट्स होंगे, सी से जितने प्लांट्स होंगे, इनको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्राइब किए होंगे और तब पढ़ते होंगे किसी एक एरिया के। जैसे दिल्ली का कैटलॉग अगर हमको मिल गया तो दिल्ली में मिलने वाले सारे प्लांट्स को हमको ढूंढना पड़ेगा, तो वो क्रोनोलॉजिकली है। पेज नंबर 1 में अल्फा ए से लिखा हुआ प्लांट्स होगा, बी 2 में भी ए वाला प्लांट होगा, ए से जितने प्लांट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 पेजेस में डिस्क्राइब किए होंगे। तो कैटलॉग आर बुक्स अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट्स, है ना, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इनमें अरेंजमेंट, यही सब डिफरेंस है। अल्फाबेटिकली इसमें अरेंजमेंट होगा, है ना, ऑफ स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। जैसे दिल्ली की बात कर रहे थे तो दिल्ली में मिलने वाले प्लांटों का अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होगा, डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स, और उनके फीचर्स भी होंगे। तो ये हो जाएगा कैटलॉग। अब बारी आती है मोनोग्राफ। मोनो शब्द का मतलब ही होता है एक, है ना। मोनोग्राफ में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा किसी एक टैक्सॉन का, किसी एक चीज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। अब हम कह रहे हैं टैक्सॉन का। टैक्सॉन किसको बोलते थे बच्चों? 7 टैक्सॉन था। किसी एक स्पीसीज का भी हो सकता है, किसी एक जेनस का भी हो सकता है, किसी एक फैमिली का भी हो सकता है, किसी एक ऑर्डर का भी हो सकता है, किसी एक क्लास का, किसी एक फाइलम का या किंगडम का भी हो सकता है। किसी एक टैक्सॉन का पूरा डिटेल्स होगा तो इसको क्या कह देंगे? मोनोग्राफ कह देंगे। तो व्हाट इज मोनोग्राफ? मोनो मतलब 1, टैक्सॉन के बारे में कह रहे हैं। एक टैक्सॉन एक स्पीसीज भी हो सकता है, एक जेनस भी हो सकता है, और उसके ऊपर के भी टैक्सॉन हो सकते हैं। किसी एक चीज का डिस्क्रिप्शन अगर होगा तो उसको कह देंगे मोनोग्राफ। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैनुअल्स के बारे में क्या बताया हम लोग? मैनुअल्स में हम लोग बताया, मैनुअल्स अभी नहीं बताया, पहले बताया फ्लोरा, कैटलॉग और मोनोग्राफ। अब आ जाओ मैनुअल्स। तुम याद करो, कोई मशीन खरीदते हो तो तुमको एक मैनुअल दिया जाता है और तुम बोलते हो अगर हम मैनुअल मिल गया तो पढ़ के कर लेंगे। ध्यान से समझना मेरे शब्दों को, पढ़ के हम इसको ऑपरेट कर लेंगे। तुम पहले पढ़े, पहला लाइन ऑपरेट किए, फिर दूसरा लाइन फिर ऑपरेट किए, तीसरा लाइन फिर ऑपरेट किए, और करते करते सक्सेसफुली उसको चला लिए। एक हाई फाई मशीन खरीद के लाए और उसको चलाने का इंस्ट्रक्शन। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन था। क्या था यहां पे? इंस्ट्रक्शन था। इसी को कहते हैं मैनुअल्स। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू आइडेंटिफाई प्लांट और एनिमल। मैनुअल में क्या मिलेगा? आपको आइडेंटिफाई करने के तरीके मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बात है, मैनुअल्स में आपको प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के तरीके मिलेंगे। देखो, तो बुक्स कंटेन कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट इन एन एरिया। किसी एरिया के प्लांट्स और वहां को लिस्ट तो कर दिया गया, सिर्फ लिस्ट ही नहीं किया गया बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कैरेक्टर की जरूरत थी वो दिया गया। दे प्रोवाइड, ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के तरीके दिए गए होंगे ऑफ वेरियस स्पीसीज। अगर आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका ही नहीं मालूम होगा तो आप मशीन को नहीं चला पाएंगे। आपको एक अच्छी सी मशीन लाके दे दी है, वॉशिंग मशीन लाके दे दी है, दुनिया भर का उसमें 20-25 नॉब लगा हुआ था। पहले किसको दबाना, दूसरी बार किसको दबाना, और 20 नॉब को दबाने के बाद ही चलेगा। पता लगा पहले के बाद 20 नंबर वाले को दबाना, उसके बाद 18 नंबर वाले को दबाना, और फिर 18 नंबर वाले को दबाना है, 18 के बाद 16 नंबर वाले को दबाना है। तो सीक्वेंस तुमको पता चलेगा तभी तो तुम पहुंचोगे। यहां भी आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका दिया गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे ये वर्ड्स थे, फ्लोरा, कैटलॉग, है ना, मोनोग्राफ और मैनुअल्स। लेकिन बुक्स में बच्चों बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब नहीं रहता है। ये लगता है कि एक इंफॉर्मेटिव चीज दे दिया गया और हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अब हमारा ये स्ट्रगल खत्म हो गया। हमको लगता बहुत अच्छे से हमने अपना पूरा प्रयास किया। टैक्सोनॉमिकल एड्स तुम्हारा खत्म हो गया। और अब जो हमारा बोर्ड वर्क होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड, कुछ प्लांट्स और उसका डिस्क्रिप्शन, कुछ एनिमल्स और उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बायोलॉजिकल नेम्स और साइंटिफिक नेम, उसके फैमिली का नाम, और उसके अलावे फैमिली का नाम, और फाइनली उसके अलावे क्या हम लोग दे रहे हैं? हम लोग कहेंगे
फैमिली का नाम और क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी बेस्ड था, उनमें कभी कभी पूछ सकता है कि मैंजीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी जो बेस्ड आएंगे। अब हम उसको बोर्ड वर्क करते हैं और ये टैक्सोनॉमिकल एड्स का या लिविंग वर्ल्ड का पूरा क्लास आज फिनिश हो रहा है। दिस इज द लास्ट क्लास और इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो चूंकि 11th के बोर्ड में जो 11th का जो स्कूल का एग्जामिनेशन होता है, तो अब तो परिवर्तन आ रहा है, नए रूल्स के हिसाब से बहुत से चेंजेस आएंगे जिनको हम लोग भी देख रहे हैं। बट हमारा टारगेट यहाँ पे इस समय नीट ही है, क्योंकि 11th में जो सिलेबस होता है वो 60% ऑफ द सिलेबस है 11-12 का मिला दें। एंड माई पर्पस एंड माई इंटेंशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ नीट। मेरा यहाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है नीट में आए हुए लास्ट 25 इयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग टच करते हैं, उसी के बेसिस पे अपने क्लास को हम लोग बनाते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड तो हो ही, एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें दी हुई हैं उनमें से कोई भी स्केप ना करे। तो अब हम लोग एक बोर्ड वर्क करेंगे और वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेटिव होगा। आप उसको उतारेंगे और उसको लिख के रखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स, उसका बायोलॉजिकल नेम और फाइनली उनके फैमिली का नाम और क्लासिफिकेशन। तो नाउ मूव टू आवर लास्ट लिविंग वर्ल्ड के उस लास्ट पोर्शन पे। तो ये कंटिन्यूएशन में हम लोग अभी रखे हुए हैं। अब ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स था इस टॉपिक में है ना, लिविंग वर्ल्ड में, अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नाम हैं। तो यहाँ पे देखो ये जेनस है और ये स्पीसीज है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये जेनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया, फैमिली का नाम हो गया, ऑर्डर हो गया है ना, ये क्लास हो गया, फाइलम हो गया, किंगडम हो गया। तो जो सीक्वेंस था, कीप पॉट और डिश क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना, इस तरह से हम लोग इसको लिखे। तो सबसे पहले आदमी का होमो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ जो तुमको बता रहे थे, होमो सेपियंस, एक बार पहले ही बताए थे। होमो एक ऐसा जेनस है जिसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज है आज के डेट में, सेपियंस। तो होमो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जेनस है विच कंटेन ओनली वन स्पीसीज। होमो इज द जेनस विच कंटेन ओनली वन स्पीसीज। और आदमी के ये जो हम लोग दिखा रहे हैं फैमिली का नाम है होमिनिडी। होमिनिडी इज द नेम ऑफ, ऐसे भी याद रखोगे, लास्ट में ई फैमिली के नाम के लास्ट में लगा रहता है। और ऑर्डर है प्राइमाटा। ऑर्डर क्या है? प्राइमाटा। इन सब के कैरेक्टर को क्लासिफिकेशन में हम लोग फिर से देखेंगे। क्लास हो गया मैमेलिया। मैमेलिया क्लास का कैरेक्टर हम लोग 3-4 आपको डिस्कशन कर चुके थे, है ना। जैसे बताए थे एक्सटर्नल ईयर का मिलना, है ना, पिन्ना जिसको कहते हैं, बॉडी में हेयर्स का मिलना, मेमोरी ग्लैंड्स का मिलना। फिर हमने कॉर्डेटा का भी पूरा कैरेक्टर बता चुके थे, नोटोकॉर्ड का मिलना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना। और उसी तरह से ये किंगडम एनिमलिया जो मूव कर रहे हैं उनको एनिमलिया में हम लोग रखे। तो यहाँ पे जो 7 हम लोग जो नेम्स दिए हैं ना, एक्चुअली इसको तुमको बार बार देखना है, इसका एक चार्ट बना लेना और पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट बना लेना, जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का। अपने जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे सामने में चिपका देना, रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार देखना। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, फैमिली का नाम म्यूसीडी, है ना, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइनली किंगडम इज एनिमलिया। तो ये तुमको कुछ नाम याद रखने हैं। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली का नाम एनाकार्डियल्स, है ना, एनाकार्डियसी। ऑर्डर का नाम हो गया सेपिनडेल्स, ऑर्डर हो गया सेपिनडेल्स। ये क्लास डाइकोटिलेडन्स का मेंबर है, चूंकि इसमें सीड में 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म, है ना, ये जो फाइलम है एंजियोस्पर्म कहलाता है। क्यों? एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। सीड जो था ये फ्रूट से कवर्ड था, तो सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट, इसीलिए इसको बोले एंजियोस्पर्मिक। और ये प्लांटी है, सीडेंट्री है, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, इसलिए ये प्लांटी में आ गया। उसी तरह से थर्ड में आ गए हम लोग वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम, ये बहुत कॉमन नेम है, आपको याद रहने चाहिए, बार बार देखोगे याद हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। वीट के फैमिली का 2 नाम है, ग्रामिनी और पोएसी। ये न्यू नेम है, ग्रामिनी पुराना ओल्ड नेम है। और इसके ऑर्डर का नाम है पोएल्स। ऑर्डर का नाम क्या हो गया? पोएल्स।
और ये क्लास जो है मोनोकॉटिलेडनस है ना। मोनोकॉटिलेडनस का मतलब होता है जिसके सीड में एक ही कॉटिलेडन मिलता हो। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो ग्रो करेगा तो कॉटिलेडन की संख्या एक ही मिलेगी। नंबर ऑफ कॉटिलेडन इफ 1 इट इज मोनोकॉटिलेडन, इफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन इज 2 इट इज डाइकॉटिलेडन। फाइनली ये जो फाइलम के बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। ये इसलिए लिखना है क्योंकि प्लांट में हम लोग फाइलम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। डिवीजन एंजियोस्पर्मी है ना, एंजियोस्पर्मी, और किंगडम हो गया प्लांटी। फिर हम लोग आ जाते हैं वीट के बाद ब्रिंजल। ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम, सारे बायोलॉजिकल नेम को अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये हम लोग कैरेक्टर को डिस्कशन कर चुके हैं। सोलेनम मेलॉन्जेना, फैमिली का नाम सोलेनेसी, और ऑर्डर का नाम वहाँ पे डिस्कशन कर चुके थे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले क्लास में। पोलीमोनियस, पोलीमोनियस का कैरेक्टर भी दिखाए थे। जब स्टामेन के एंथर पेटल से जुड़े रहते हैं इस ऑर्डर को पॉलीमोनियस कहते हैं। और ये क्लास हो गया मोनोकॉट, और ब्रिंजल हो गया ब्रिंजल पे आ जाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ब्रिंजल इज मोनोकॉट नहीं, ब्रिंजल इज डाइकॉट है ना। ये मोनोकॉट नहीं होगा, ब्रिंजल क्या हो गया, ये डाइकॉटिलेडन है, डाइकॉटिलेडन है। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया, मतलब सीड्स के चारों तरफ फ्रूट्स दिख रहे थे। उसी तरह से डॉग का बायोलॉजिकल नेम कैनिस फेमिलियरिस, फैमिली का नाम कैनिडी, ऑर्डर कार्निवोरा। ये सब कैरेक्टर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्लास मैमेलिया, और फाइलम इसका कॉर्डेटा, और किंगडम हो गया एनिमलिया। फाइनली एक और नाम फ्रॉग, राना टिग्रीना। ये हम लोग लैब में लाते हैं चूँकि इसका डिसेक्शन करते हैं। 12th में तुम्हारे डिसेक्शन होता है राना टिग्रीना का, है ना, तो पढ़े होंगे। फैमिली है रेनिडी, ऑर्डर हो गया एन्यूरा, क्लास हो गया एम्फीबिया, और कॉर्डेटा, फाइलम हो गया कॉर्डेटा। तो ये जो हम लोग कुछ नेम्स बताए ना, ये नाम्स आपको याद रहने चाहिए और रटना नहीं। हमने बताया आपको कि ये बनाओगे, सामने में लगा लोगे और रोज देखते रहोगे, देखते देखते याद हो जाएगा। चीज़ों को जो लगता है रटना, उसका सीधा सा तरीका है अपने स्टडी टेबल के बगल में, सामने में ये आपको चिपका लेना है। इसी तरह से पीरियड टेबल को चिपका लेना है। इसी तरह से जो जो फॉर्मूला आपको फिजिक्स में याद करने होते हैं उनको सामने में लिख लेना है और देखते रहना है। कई बार देखते देखते ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो नाउ वी आर फिनिशिंग एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ये लिविंग वर्ल्ड हमारा समाप्त हो गया। अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग फिर दूसरे चैप्टर पे वर्कआउट करेंगे और सेकेंड चैप्टर हमारा होगा द लिविंग वर्ल्ड के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब। तो की के बारे में हम लोग क्या बताना शुरू की कि अभी तक जितनी बात बताया ना, ये अभी भी तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा की क्या है। तो की को हम लोग समझते हैं।